तो ठीक, फर्स्ट टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक बार बता दो डेफिनेशन क्या था। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। फिर से एक बार रुद्राक्ष और अक्षरा नहीं बताएं, वापस से बोलो क्या था। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users। फिर हम लोग यूजर्स पे आए। कितने तरीके के यूजर्स होते हैं? दो। कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो लोग होते हैं। कौन दो? ओनर और मैनेजमेंट। ओनर को क्यों जानना है इन्फॉर्मेशन? क्योंकि उसका पैसा लगा है, कैपिटल लगा है, वो रिस्क में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोज है वो रिस्क के लिए, तो इसीलिए उसको जानना है। मैनेजमेंट को क्यों जानना है? क्योंकि उन लोग न्यू प्रोडक्ट लाएंगे, वेरियस डिसीजन लेंगे, तो उनको पता तो चले कि कंपनी में नया प्रोडक्ट लाना भी है नहीं लाना है। एक्सटर्नल में कौन कौन है, नाम बताओ। बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रिसर्चर्स, और भी कुछ बचे क्या? पब्लिक है सब। अच्छा, पब्लिक को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन? जॉब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो जॉब मांगेंगे कि अच्छा चल रहा है तो हमें नौकरी दो। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? टैक्स कैलकुलेशन के लिए। बैंक को क्यों चाहिए? लोन देने के लिए। उन लोग लोन देंगे तो उन्हें जानना है कि सही व्यक्ति को या सही कंपनी को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी सबका भी यही है, उनके अलग अलग रीजंस बने हैं। फिर उसके बाद हम लोग आए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका शॉर्टकट क्या है? RRUC। आर से क्या आर से क्या था? रिलायबिलिटी। अगला आर से क्या था? रेलेवेंस। यू से क्या था? अंडरस्टैंडेबिलिटी। और सी से क्या था? कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? इंटर और इंट्रा। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंटर कंपेरिजन। उसको इंटर लेवल कंपटीशन से याद रखो। और इंट्रा कंपेरिजन मतलब अपने करंट ईयर के रिकॉर्ड को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब तुम अपने टेंथ के रिजल्ट को 9th के रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग आए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बताओ, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में से किसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए? अकाउंटिंग। इन दोनों में से किसमें जूनियर स्टाफ से काम चल जाएगा? बुक कीपिंग। किसमें समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग आता है? कौन सा एनालिटिकल और डायनेमिक प्रोसीजर है? अकाउंटिंग। कौन सा रूटीन नेचर का काम है? बुक कीपिंग। कौन सा प्राइमरी स्टेज है? बुक कीपिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब अगले पे आते हैं, एडवांटेजेस। अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इंडेक्स देखते साथ सारा टॉपिक दिमाग में आना चाहिए। इतना टाइम लगा के करें इसको कवर। हेडिंग आएगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका एक क्वेश्चन भी लिखो। या तो ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या काम है? रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में? पहले पॉइंट्स मन लिख लेते हैं। सबसे पहला लिखो रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी। दूसरा फैसिलिटेट लोन। फैसिलिटेट लोन। तीसरा सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस। फोर्थ सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फिफ्थ मैनेजमेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट डिसीजंस। सिक्स्थ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और सेवेंथ कंपैरेटिव स्टडी। टोटल 7 एडवांटेज है। पूरा याद नहीं करना है, एटलीस्ट 3-4 भी याद कर लो, काफ़ी है। रिप्लेसेस मेमोरी, फैसिलिटेट लोन, सेल ऑफ बिजनेस, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, मैनेजमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और लास्ट है कंपैरेटिव स्टडी। ये टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।
मतलब अकाउंटिंग करके जो हम लोग लिखित में अकाउंटिंग करते हैं, ये करके फ़ायदा क्या है। ये जहाँ हेडिंग लिखे हो ना, इसके ब्रैकेट में लिखो हेल्प्स इन। हेल्प्स इन, इसका क्या मतलब, एग्जाम में जब लिखोगे ना तो ये सारे हेडिंग के आगे हेल्प्स इन लिखना है। अभी ये शॉर्ट करना था करके मैं हेल्प्स इन सब में नहीं लिखाया, बुक में सबके आगे हेल्प्स इन लिखा है। जैसे पहले वाले में लिखा है, बुक में लिखा है हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी, हेल्प्स इन फैसिलिटेट लोन, हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हेल्प्स इन मैनेजमेंट डिसीजन, हेल्प्स इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हेल्प्स इन कंपेरेटिव स्टडी। तो बार बार रिपीट होता करके मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, एग्जाम में आए तो तुम लोग आगे उसके हेल्प्स इन लिख देना। तो टोटल 7 एडवांटेज है, मिनिमम 3 तो याद करना ही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखो हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी, हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी। helps in replaces memory। अच्छा, जब पहले अकाउंट्स नहीं आया था, लुका पासिओली अकाउंट्स के फादर माने जाते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग के, तो जब पहले अकाउंटिंग नहीं आया था तो लोग बताओ क्या लिख के रखते थे सब कुछ? क्या लगता है, लिख के रखते थे? नहीं, तब लिख के नहीं रखते थे। तो तब लोग को कैसे करना था, कैसे करते थे फिर बिजनेस? हाँ, मेमोरी, दिमाग में याद करते थे, ऐसे दिमाग में स्टोर करके रखते थे कि अच्छा मोहन इतने रुपए का सामान ले गया है, सोहन इतने रुपए का सामान ले गया है, वो बोला है मंडे को पैसा देगा, वो बोला है फ्राइडे को पैसा देगा। तो पूरा सब कुछ अपने मेमोरी में याद करके रखते थे। लेकिन जब अकाउंट्स आया, अकाउंटिंग आया, मतलब रिटर्न में लिखित तौर पे लिखना लोग चालू कर दिए कि इतने का सामान लिए हैं, इतना तारीख को सामान का पेमेंट किया जाएगा, इतने दिन में पेमेंट होगा, ये पर्सन 2 साल बाद बोला है, ये पर्सन चेक देगा, वो पर्सन कैश देगा। तो अब बताओ क्या हम लोग को दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ रहा है? नहीं। तो इसीलिए पहला एडवांटेज लिखा है इट हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी मतलब पहले जो चीज़ दिमाग में याद रखना पड़ता था, अब उसको याद रखने का नीड नहीं है। क्यों याद नहीं रखना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग लिख के रख रहे हैं। तो जब लिख के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा बताओ, दिमाग में स्टोर करके रखना बेटर है या लिख के रखना बेटर है? लिख के रखना, क्योंकि दिमाग में कितना ही याद करके रख पाओगे? 3 दिन का याद करोगे, 10 दिन का याद रखोगे, चलो ज़्यादा ज़्यादा 1-2 महीने का याद रखोगे। 365 डेज होता है, तो इतने दिन का थोड़ा ना रिकॉर्डिंग याद रहेगा कि कौन कितने लोग खरीद के ले गए हैं, कितने लोग का उधारी बाकी है, कितने लोग का बचा है। तो बेटर रहता है कि हम लिख के रखें। तो जब से अकाउंटिंग आया तो अकाउंटिंग एक हेल्प किया कि रिप्लेसेस मेमोरी, पहले जो दिमाग में याद रखना पड़ता था अब याद रखने का नीड नहीं है। तो वही है, इट हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी। कहाँ चला गया इसका? लिखो रिप्लेसेस मेमोरी में a systematic and timely recording of transactions, a systematic and timely recording of transaction obviates the necessity ठीक a systematic and timely recording of transaction obviates the necessity to remember the transactions। बोल रहा है कि पहले के समय में जो याद रखना पड़ता था, रिमेंबर करके रखना पड़ता था, अब हम लिखित तौर पे रख रहे हैं तो याद करने का नीड नहीं है। a systematic and timely recording of transaction obviate, जिन लोग ये ओविएट भूल जाएंगे इसकी जगह रिमूव लिख लेना, ओविएट्स की जगह रिमूव। A systematic and timely recording of transaction removes the necessity to remember transaction। मतलब पहले के समय में तो याद रखना पड़ता था, अब याद रखने का नीड नहीं है। ये हो गया पहला, इट हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी। अब दूसरे पे आते हैं, फैसिलिटेट लोन। बताओ अगर लोन लेने जाना है तो हमें अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही दे देंगे क्या? इतना सुंदर चेहरा है कि लोन दे देंगे? नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा कि असेट कितने का है, लाइबिलिटी कितने का है, अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शोकेस करना पड़ेगा। फिर बैंक का मैनेजर को अगर सब कुछ सही लग रहा है तभी वो लोन देगा। तो असेट लाइबिलिटी कब पता चलेगा? जब अकाउंटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो अकाउंटिंग जब करेंगे तभी हमें लोन मिल पाएगा। तो लिखा इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग लोन।
लिखो इसके अंदर, बैंक्स बैंक्स ग्रांट अ लोन, banks grant a loan to the business, banks grant a loan, grant की जगह gives loan भी लिख सकते हो, banks gives loan to the business on the basis of financial statements of the business, on the basis of financial statements of the business. Banks give loan to the business on the basis of financial statement of the business. बोल रहा है बैंक तभी लोन देगा जब उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे। बिना अकाउंटिंग करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा और बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए लोन नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट लोन तभी मिलेगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे। बैंक गिव्स लोन टू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। अगले पे आते हैं थर्ड, सेल ऑफ बिजनेस। कोई बता सकता है बिजनेस को बेचना है तो अकाउंट्स कैसे हेल्प करेगा? मैं अपना बिजनेस को सेल करना चाहता हूँ, लेट्स से बाबा होटल अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, तो उसमें अकाउंट्स कैसे हेल्प करेगा? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। जैसे मान लो हमारा प्रॉफिट, बाबा होटल का प्रॉफिट मान लो बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा पैसा मांगेंगे। बाबा होटल वाले बोलेंगे कि हमारा अगर बाबा होटल ख़रीदना है तो 2 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम 2 करोड़ लेंगे। तो वो तभी तो प्रॉफिट पता चल पाएगा जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। अगर अकाउंट्स ही नहीं बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट ही नहीं पता चलेगा। जैसे बाबा होटल बोल रहे हैं हमारे असेट्स इतने सारे हैं, तो हम अपने बिजनेस को 5 करोड़ में बेचना चाहते हैं, तो असेट कब पता चलेगा? जब अकाउंटिंग करके चलोगे तभी तो असेट्स पता चलेगा। फिर मान लो कोई बिजनेस है, वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस का वैल्यू कम है क्योंकि मेरे लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो लाइबिलिटी कैसे पता चलेगा? जब अकाउंटिंग करके चलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर धंधे को बेचना है तो पहले पता तो चले धंधा है कितने का। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फ़ोन है, तुम फ़ोन को बेचने गए हो, सेल करने गए हो, तो ऐसे ही चले जाते हो या पहले पता करके जाते हो? पता करके जाते हो ना कि मार्केट में कितने रेट का फ़ोन चल रहा है, अगर मैं सेकेंड हैंड ये 10 साल हो गया है या 5 साल हो गया है तो कितने में बिकेगा। तो वैसे ही अगर बिज़नेस को भी बेचना है तो ऐसे नहीं बड़े चलो बोल के ओनर चला जाएगा मार्केट में और सब्जी भाजी बेचने जैसा वो बाबा होटल को बेच के आ जाएगा। वो पहले ये पता लगाएगा कि बाबा होटल के असेट्स कितने हैं माइनस बाबा होटल के लाइबिलिटी कितने हैं, फिर उसको पता चलेगा अच्छा ये बिज़नेस का वैल्यू है। तब फिर वो किसी भी ब्रोकर, दलाल वगैरह को हायर करेगा और दलाल को बोलेगा कि बिज़नेस बेच लो। तो ऐसा पूरा पॉइंट होता है। तो बिज़नेस बेचना है तो पहले पता तो चले कि बाबा होटल है कितने का, और वो तभी पता चलेगा जब अकाउंटिंग करके चलेंगे। अगर अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो बिज़नेस का वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा है हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस, हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। लिखो इसके अंदर, इफ समवन विश टू सेल हिज बिजनेस, if someone wish to sell his business, comma the accounts maintained by him, comma the accounts maintained by him will help to find, comma the accounts maintained by him will help to find proper purchase price। बोल रहा है अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बेचना चाहता है तो उसको बिजनेस का वैल्यू कैसे पता चलेगा? जब वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा तभी वो पता कर पाएगा। इफ़ समवन विश टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम will help to find प्रॉपर परचेज प्राइस। अगर अकाउंट्स ही मेंटेन करके नहीं चलेंगे, पता ही नहीं रहेगा असेट्स कितने के हैं, लाइबिलिटी कितने के हैं, तो फिर वो अपना वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे तुम लोग सुने होगे, ऐसे न्यूज़ वगैरह में आता है या गूगल वगैरह यूट्यूब में आता है कि सलमान खान का नेटवर्थ 200 करोड़ का है, शाहरुख खान का नेटवर्थ 1500 करोड़ का, ऐसे कोई भी XYZ फिगर। तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं उन लोग? नेटवर्थ निकालने के लिए पहले देखा जाता है कि सलमान खान का प्रॉपर्टी कितना है, तो उसको बोलते हैं असेट्स। तो मान लो सलमान खान का प्रॉपर्टी टोटल है 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो मैं बहुत कम वैल्यू बता रहा हूँ, मान लेते हैं उसका फार्म हाउस वगैरह सब मिलाकर 500 करोड़ का असेट है। माइनस कर देते हैं उसके कर्जे कितने हैं, लाइबिलिटी। तो मान लो सलमान खान का लाइबिलिटी है टोटल 100 करोड़ का, तो तब जाके सलमान खान का नेटवर्थ निकलता है 400 करोड़ रुपए। तो कोई भी पर्सन का नेटवर्थ ऐसे ही निकाला जाता है, पहले उससे पूछा जाता है कि आपके असेट्स कितने हैं, तो पूरा दिख जाता है उसके पास इतने का प्रॉपर्टी, इतना फार्म हाउस है, इतना ये लैंड है, इतना वो है, तो सारा असेट को प्लस कर देते हैं।
माइनस उससे पूछते हैं तुम्हारे कर्जे कितने हैं, तो वो कर्जे को माइनस कर देते हैं, तब जाके नेटवर्थ पता चलता है। क्योंकि हर बिजनेसमैन का या हर एक एंटरप्रेन्योर का कर्जा तो हो गई, बिना कर्जा का कोई भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बहुत रेयर है। तुम लोग एक फैंसी वर्ड जानते हो, अगर मान लो एक मेरा बिजनेस है और उसमें पूरा पैसा मेरा लगा है, मैं एक भी रुपये बाहर वाले का नहीं लाया हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? कभी सुनो, मान लो मेरा बिजनेस है, मैं कोई प्रोडक्ट चालू किया, कोई कपड़े का दुकान चालू किया और इसमें पूरा पैसा अब तक मेरा लगा है, मैं किसी बाहर वाले का एक पैसा नहीं लगाया हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? वो बिजनेस क्या है? कुछ आइडिया है? उसको ना फैंसी वर्ड में बोलते हैं बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप मतलब सेल्फ फंडिंग, अभी तक सारा मेरे ही पैसा लगा है, इसके अलावा कोई दूसरे वाले का पैसा नहीं लिया हूँ। तो कहीं पे सुनोगे तुम लोग कभी फ्यूचर में जाके या आगे की चैप्टर्स में बहुत जगह बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप का मतलब ऐसा कंपनी जहाँ पे पूरा का पूरा मेरा ही पैसा है, किसी थर्ड पार्टी का या कोई भी अदर पार्टी का पैसा नहीं लगा है, तो उसको बूट स्ट्रैप बोला जाता है। तो कोई भी पर्सन का अगर नेटवर्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे नेटवर्थ? बूटस्ट्रैप से निकालेंगे? नहीं, असेट माइनस लाइबिलिटी। उनसे पूछेंगे आपके असेट्स कितने हैं, प्रॉपर्टी कितने हैं, फिर बताओ आपके कर्जे कितने के हैं, तब जाके पता चलेगा कि उनका नेटवर्थ कितना का है। बिना कर्जा का बहुत ही रेयर बिजनेसमैन होता है जो सक्सीड कर पाता है। जिसको आगे बढ़ना है उसको कर्जा लेना ही पड़ता है। अंबानी इतना पैसे वाला है, फिर भी उसके डिबेंचर्स डेट आगे पढ़ोगे तुम लोग, कितने ही उसकी लाइबिलिटी है, करोड़ों में। तो वो तो पैसे वाला है, फिर भी वो लाइबिलिटी लिया है, तो लाइबिलिटी लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। फिर एक समय बाद उनको रीपे कर दिया जाएगा। लिख भी लो ऐसे नेटवर्थ का फॉर्मूला, नेटवर्थ इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो अगर बिजनेस को बेचना है तो उसके लिए हमें असेट और लाइबिलिटी का वैल्यू तो पता चले कि हमारे पास कितने के असेट्स है और कितने की लाइबिलिटी है, तब तो हम अपने बिजनेस को बेच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 हो गया। सबसे पहला क्या था? हेल्प्स इन रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब पहले के समय में याद रखना पड़ता था, आज के समय में याद रखने का नीड नहीं है, सब कुछ हम लिखित तौर पे रख रहे हैं। दूसरा क्या था? हेल्प्स इन फैसिलिटेट लोन। लोन आजकल जल्दी मिल जा रहा है क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करके रख रहे हैं। तो बैंक का मैनेजर असेट लाइबिलिटी देखता है, चेक करता है, असेस करता है और उसके बाद लोन दे देता है। तीसरा क्या था? सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस बेचना है तो पहले पता तो चले असेट कितने के और लाइबिलिटी कितने के हैं, तो तभी पता चलेगा जब हम अकाउंटिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे। अगला लिखो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये आज का लास्ट है, बाकी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन डेली बेसिस पे करो, घर में कर रहे हो रिवीजन, एटलीस्ट 10-15 ही मिनट करो, लेकिन डेली का डेली रिवीजन करो, नहीं तो बहुत बाद में पेंडिंग हो जाता है। जो डेली रिवीजन करके चलता है ना उसको बाद में बहुत कम लगेगा, जो नहीं करेगा वो ऐसे बांध के रखेगा, बाद में निपट जाएगा एक बार में, ये क्या है ये क्या है बोल के टॉपिक देख के डर जाएगा। तो लास्ट आज का सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के अंदर सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स helps in settlement of income tax। आगे पढ़ोगे जीएसटी करके एक चैप्टर है अकाउंट्स में, तो उसमें पूरा जीएसटी क्या होता है, 40 लाख 20 लाख वो पूरा लिमिट वगैरह उसमें देखेंगे। अ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी